जय हिंद। आज मैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अभी इसके पहले लॉकडाउन था। क्लास 11th में जो भी बच्चे थे वो लोग अपना क्लास अच्छे से नहीं कर पाए थे, ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जो कि छूट गए हैं, जो कि अभी यूज किए जाएंगे इसमें। इसलिए मैं चाहूँगा पहले उन सभी कंसेप्ट को आपको बता दूँ। तो चलिए एक एक करके सभी को बता देता हूँ मैं आपको। चलिए, पहला क्या है इसमें? पहला है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एक जैसे क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन, इससे मिलकर जो भी यौगिक बनेगा उसको आप क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब इनके बारे में जान लेते हैं, हाइड्रोजन क्या है, कार्बन क्या है। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों तत्व हैं अलग अलग। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s1, या फिर सिंपली अगर इसको ऐसे मैं करूं, इसकी पहली कक्षा है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसलिए इसका जो हम करेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और जब इसको बनाएंगे, ये आपका नाभिक है बीच में, ठीक है, एक नाभिक है, 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 2 3 4, ठीक है। ये अब बाउ नियम से है और किससे है? बोर-बरी के नियम से, ठीक है, जिसको कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। उसी के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हूं मैं, ठीक है। अब देखिए, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षा में भरे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिएगा, ये दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p2। तो देखिए दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 4 और इसमें 1 है। वही जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अपक्रिया में क्या लेते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, वही अपक्रिया में क्या कर लेते हैं? भाग लेते हैं। आप देखेंगे इसकी कार्बन की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। इसका मतलब जब भी अपक्रिया करेगा कार्बन तो 4 बॉन्ड जरूर बनाएगा, ठीक है। मैं यही बताना चाहता था आपसे कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। अब वो बॉन्ड कितने प्रकार का होता है उसको बता रहा हूँ। और बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड क्या होता है पहले जान दीजिए। बॉन्ड मतलब होता है, बॉन्ड को हम लोग हिंदी में कहते हैं बंध। बंध मतलब 2 तत्व को एक आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। 2 तत्वों को क्या करता है? बांध के रहता है, ठीक है। जब बांधे रहता है तो क्या बनता है? आपका यौगिक बनता है। तो वही जो आकर्षण बल है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर HCl बना है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या है? कोई बॉन्ड है, इसी वजह से HCl बना है, ठीक है। और जैसे बात करूँ CH4, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना है? CH4, जिसको कहेंगे मीथेन, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? बंध से जुड़े हुए हैं, वही आकर्षण बल है। तो ठीक है, बॉन्ड समझ में आ गया होगा। बॉन्ड 3 टाइप का होता है। पहला आप देखिए आयनिक बॉन्ड। कौन सा? आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे आयनिक बंध। दूसरा आपका है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको कहते हैं सह संयोजक बंध, ठीक है। और तीसरा आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध।
तो आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको जो बॉन्ड मिलेगा वो कौन सा बॉन्ड मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। वो कैसे बनता है, इस टाइप से देखिए बनाया जाता है सहसंयोजक बंध, और जो उपसहसंयोजक बंध होता है इस तरह बनाया जाता है। इसको आप डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है, मुझे ही बताना था कोवैलेंट बॉन्ड यही कैसे होता है कैसे नहीं, भी आगे थोड़ा चर्चा करता हूँ इसका। और जो आयनिक बॉन्ड होता है, कहीं भी अगर ये आयनिक बॉन्ड है, ये ज़्यादातर आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये कैसे क्या होता है, जैसे आकाश जैसे हो जाए NaCl, इसके बीच जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये जब टूटेगा इसके बीच का बॉन्ड तो क्या होगा, Na+ और Cl-। जब इस तरह से कोई टूटे, ठीक है, कोई अणु टूटे तो आप समझ जाइए उसके बीच जरूर आयनिक बॉन्ड होगा। कभी कभी कोवैलेंट बॉन्ड भी हो जाता है, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा चर्चा करूंगा क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है कि इसे बॉन्ड होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड कहेंगे। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड होगा। अगर यही 2 बार हो गया तो इसको कहेंगे डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब द्विबंध जिसको कहते हैं। 3 हो गया तो त्रिबंध इसको कहेंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। 2 तत्व के परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो क्या, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध, ठीक है। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब यहाँ आप देखेंगे जो डबल बॉन्ड है, इस जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आप उसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे एक सिग्मा होगा आपका और एक पाई होगा, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, एक सिग्मा 2 पाई, बीच वाला सिग्मा हो जाएगा और ऊपर और नीचे वाला क्या हो जाएंगे, पाई। तो ध्यान से देखिएगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। इसमें बीच वाला क्या होता है, पाई सिग्मा होता है, और ऊपर नीचे वाला क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। और एक बात बता दूं, थोड़ा सा बताऊंगा, जब रिएक्शन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो पहले पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। सिग्मा नहीं टूटता है, पहले पाई बॉन्ड होता है। अगर सिग्मा पाई है किसी में, डबल ट्रिपल है, तो सबसे पहले आपका कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड की जो ऊर्जा होती है उस सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में कम होती है। अगर आप कम एनर्जी दे देंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। बॉन्ड आपको पता चल गया क्या होता है, जो एक प्रकार का बल होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक लाइन की तरह दिखाएंगे, ऐसे एक रेखा, तो आप समझ जाइएगा वो एक बॉन्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताया था हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। अभी ये होता है हाइड्रोकार्बन। अब आगे मैं बताऊंगा आपको हाइड्रो, हिंदी में लिख दे रहा हूं, हाइड्रो कार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है। व्युत्पन्न शब्द आपने सुना होगा, अगर आप 9th में पढ़े होंगे फिजिक्स तो वहाँ पे आप व्युत्पन्न सुने होंगे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियाँ आप जानती है, ऐसी राशियाँ जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती हैं, उनको मूल राशियाँ कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन के मदद से बनाए जाते हैं उनको हम कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो जैसे मैं भी ऊपर एग्जांपल दिया था CH4, ये आपका मेथेन होता है। ये किससे बना है, कार्बन और
हाइड्रोजन से। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु मिलके क्या बना है, CH4। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अगर यही यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के मैं यहाँ पे CH3Cl लगा दूँ तो ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है, तो आप हाइड्रोकार्बन 11th में पढ़े थे, लेकिन आपको जो 12th में पढ़ना है वो आपको हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न पढ़ना है। उसमें तरह तरह के रहेंगे, हाइड्रोजन हेलाइड, एल्कोहल, ऐसे ऐसे करके। हेलाइड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके पीछे Cl लगा, भी आगे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, ये आपका होता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन, तभी आप हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ पाएंगे। तो मैं हाइड्रोकार्बन का कुछ थोड़ा सा मैं आपको क्या दूंगा, एक के इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा सा, जो आपके लिए काफ़ी होगा क्या पढ़ने के लिए, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए, जो मैं बता रहा था आपको, हाइड्रोकार्बन जो है उसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं हाइड्रोकार्बन का। उसमें कुछ हाइड्रोकार्बन है आपको जो पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं, पहला आपका एल्केन है, एल्केन। दूसरा आपका एल्कीन, तीसरा एल्काइन। ठीक है, यही तीनों है। और एक चीज़ और बताऊंगा, एल्कीन का एक व्युत्पन्न है, कह सकते हैं, जो एल्केन से बनता है। ठीक है, जिसको कहते हैं एल्कीन, उसको भी इसी में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन। तो इसमें से सबसे पहले आपको एल्केन को बताऊंगा। एल्केन क्या होता है, एल्केन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। इससे पहले आपको इसका नामकरण जानना पड़ेगा। ठीक है, क्या जानना पड़ेगा, एल्केन। देखिए, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इस ग्रुप के जितने भी सदस्य होंगे वो क्या कहलाएंगे, एल्केन ग्रुप के सदस्य कहलाएंगे। ये एल्केन का सूत्र है, जनरल सूत्र है। अभी इसी से मैं बनाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं चाहूँगा कि आपको नामकरण बता दूं। कार्बन की संख्या के आधार पर इसका नामकरण कैसे किया जाता है, पहले आप उसको जान लीजिए। ठीक है, ठीक है। नामकरण, जब आप नाम ही नहीं जानेंगे तो बना के क्या करेंगे। तो नामकरण में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कार्बन और यहाँ पे नाम। अगर आपका एक कार्बन रहेगा किसी भी में, कोई भी यौगिक हो, अगर उसमें एक कार्बन है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक का, तो आप उसको बोलेंगे मेथ। क्या कहेंगे, मेथ। 2 कार्बन है तो आप उसको बोलेंगे एथ। 3 कार्बन है तो उसको आप बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन है तो आप उसको बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन है तो आप उसको बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे क्या आप, हेक्स। 7 कार्बन है तो उसको आप बोलेंगे हेप्ट। 8 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे आप, ऑक्ट। 9 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, नॉन। 10 है तो डेक। ठीक है, यही है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 3-4 बार इसको पढ़िएगा, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यही है। अगर कहीं भी कार्बन एक है तो आप तुरंत उसको मेथ बुलाएंगे। ठीक है, मेथ। ठीक है, ऐसे ही नामकरण किया जाएगा, इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया आपका, यही है कार्बन का नामकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बस यही इसी का यूज़ करना था मुझे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एल्केन। क्या, एल्केन। ठीक है, एल्केन जो अगर आप अलग करेंगे तो यल्क प्लस एन आएगा। क्या, यल्क प्लस एन। यल्क प्लस एन बराबर एल्केन। तो अभी जो कार्बन का नामकरण किया, उसी कार्बन को हम लोग यल्क शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्क। एल्क कहते हैं उसी को, प्लस एन। अगर उसी कार्बन में हम एन जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन। चलिए आगे देखते हैं फिर एग्जाम्पल। जैसे इसका सूत्र क्या होता है, एल्केन का एक सूत्र होता है, क्या होता है, CN
H2N प्लस 2। जहाँ पे n जो आपका कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, जहाँ पे n बराबर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी आप रखते जाइए। इसके बाद जो यौगिक बनता जाएगा वो यौगिक किस ग्रुप का होगा? एल्केन ग्रुप का होगा। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैं n बराबर 1 रखूँगा। n बराबर 1 रखने पर तो क्या मिलेगा आपको? C1H2n का मतलब है, 2n का मतलब होता है 2 गुणे n। ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं तो यहाँ पे हम गुणा मानेंगे। ये ऐसे मत समझिए 22 लिखा थे इसका मतलब 2 गुणे 2 लिखा है। एक दोनों अंक हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा का है। अलजेब्रा और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसके बीच मल्टीप्लाई ना लगा के हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं, जिसको हम डॉट मानते हैं बीच में। ठीक है, ऐसा रहेगा तो आप इसको ऐसा समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे n के स्थान पे क्या रखेंगे? n जो है इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए CnH 2 गुणे n प्लस 2। 2 गुणे n के स्थान पर 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपका? C1H 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 और 2 आएगा, फिर 2 जोड़ दीजिएगा उसमें तो क्या आएगा? C14। और मैं बता दूं, कभी भी किसी भी परमाणु की जो संख्या होती है वो 1 अगर है तो नहीं लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे 1 है इसलिए 1 को हम ना लिख के क्या लिखेंगे? C सिर्फ और H4। ये पहला आपका सदस्य है इसका एल्केन ग्रुप का, जिसको हम कहेंगे CH4। ठीक है, दूसरा आपका है n बराबर 2 रखेंगे। जब आप n बराबर 2 रखने पर क्या आएगा? C2H2 इंटू 2 प्लस 2 क्या आएगा आपका? C2H 2 गुणे 2 क्या आएगा आपका? 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 क्या आएगा? C2H6। ये दूसरा सदस्य हो गया क्योंकि n बराबर 2 रखे हैं। तीसरा देख लीजिए, n बराबर 3 रखने पर क्या होगा? C3H 2 गुणे 3 प्लस 2 C3H 2 3 6 2 सॉरी 6 2 क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 2 8। कुछ नहीं करना आपको, बस वैल्यू पुट करते जाना है और फिर मल्टीप्लाई करके लिख देना है। C3 n के स्थान पे फिर 3 रखा, 2 3 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 8 हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा? C3H8 पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य। ऐसे ही करके हम जो बाकी सदस्य हैं उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखेंगे इसमें CH4 और C2H6 में ये हमेशा क्या हो रहा है? कार्बन के दुगने से क्या है? 2 ज़्यादा है। कार्बन कितना? 1 है, 1 का दूना करेंगे 2 आएगा, और 2 हो गया, और 2 में 2 जोड़ दीजिए आ जाएगा 4। ऐसे 2 का दुगना 4, 2 जोड़िए क्या आ जाएगा? 6। 3 का दुगना 6, 2 जोड़िए तो 8। यही देखिए सूत्र भी कह रहा है, जो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक अगर है तो किसका सूत्र हो जाता है? एल्केन का। आप ऐसे भी कर सकते, जैसे मैं बता रहा था। तो जो पहला सदस्य है, कितने कार्बन है इसमें? 1 है। कितने कार्बन है? 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या बुलाएंगे? मेथ। और ये जो सूत्र, ये जो फार्मूला है किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसको। क्योंकि देखिए n बराबर 1, दुगने से 2 ज़्यादा है। जब भी कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे तो आपका निश्चित ही किस ग्रुप का होगा? एल्केन ग्रुप का होगा। तो एल्केन ग्रुप का इसी प्रकार, चलिए इसको देख लेते हैं। कार्बन की संख्या 2 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? 8। इस सूत्र का से आया है, इसलिए हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एन। 8 प्लस एन बराबर आपका हो जाएगा एथेन। संधि विच्छेद जो पढ़ा होगा वो कर ले जाएगा। ठीक है, एथेन, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एथेन। ठीक है, इसी प्रकार प्रो प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है। ऐसे ही नामकरण किया जाता है। और भी आगे है, आप लगा लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर बनाने चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नाम था इसको IPSC नेम कहते हैं। मैं IPSC नेम नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर वो पढ़ा रहा होता तो आपको विस्तार से बताता। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपसे पहले ही बोल चुका था। अब आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है?
स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। क्या होता है? संरचना। वो आपको बनाना आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिना ये बनाए आप रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे कैसे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैं वहाँ से 2-4 ले रहा हूँ। CH4, मैं एल्केन का पढ़ा रहा हूँ संरचना। CH4 C2H6, इसी प्रकार कार्बन 3 लिया तो 3 का दुगना 6 और 2 ज़्यादा कर दिया तो 8। C4 4 का दुगना करेंगे तो 8 आएगा और 2 जोड़ देंगे तो 10। फिर ऐसे C5 5 का दुगना 10, 2 जोड़ दिया 12। ऐसे आ गए। अब इन्हीं का मैं आपको क्या बताऊंगा? स्ट्रक्चर। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कार्बन लिख देना है। और मैं अभी आपको बताया था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि कार्बन की कितनी रेखाएं होंगी? 4 रेखाएं, क्योंकि बॉन्ड भी रेखा की तरह दिखता है। तो कार्बन की कितनी रेखाएं होती हैं? 4 रेखाएं होती हैं। तो कार्बन लिख दीजिए आप। अभी मैं पहला किसका बना रहा हूँ? CH4 का। तो आप कार्बन बना दीजिए और उसके कितनी रेखाएं खींच दीजिए? 4। 1 2 3 1 4। अब जितनी रेखाएं हैं और हर एक रेखा के पास आप क्या लिख दीजिए? हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो यही आपका क्या हो गया? मेथेन की संरचना। ठीक है, इसको हम मेथेन कहते हैं। दूसरा C2H6। कार्बन कितने हैं? 2 है, तो आप ऐसे कार्बन बना लीजिए 2। और बात ध्यान दीजिएगा, कार्बन के कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड यहाँ पे है तो 3 बच रहा है। 2 3, इसके भी, इस कार्बन के भी 1 है। 1 2 3 4 गिन लीजिएगा, सभी की 4 है। और जितने भी बॉन्ड बचे हैं उस पर क्या आप लगा दीजिए? हाइड्रोजन। जितने आपने बॉन्ड बनाया है तो 6 है तो 6 लगा दीजिए, क्योंकि 6 हाइड्रोजन आपका दिया भी है। अभी देखेंगे, काउंट कर लीजिएगा आप। 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देखिए एथेन की संरचना हो गई। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देख लीजिए C3H8। कार्बन 3 है तो ऐसे C। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये आपको बात ध्यान देने रहना है कि हर एक कार्बन की 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होना चाहिए और 4 बॉन्ड ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए बन गया। हाइड्रोजन गिरेंगे 3 ऊपर 3 नीचे, 6 1 7 1 8। 8 हाइड्रोजन और कार्बन कितने? 1 2 3, ये 3। ठीक है, आप इसको देखिए ऐसे जो लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको देखिए, अगर आप मैं ऐसे बटोरना चाहूँ तो C, इस C से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1 2 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3। और बीच में क्या लगा है? बॉन्ड। इसको क्या कर सकता हूँ? C 1 2 3 CH3। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, मतलब C2H6 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एथेन को। ठीक है, अगला देखिए इसको। इस C से कितने हाइड्रोजन? 3। फिर बीच में बॉन्ड है कार्बन से। फिर इस कार्बन के पास कितने? 1 2 ही हाइड्रोजन है, CH2। फिर बॉन्ड इस कार्बन से कितने हैं? 3 है, CH3। ऐसे हम प्रोपेन को ऐसे लिख सकते हैं। तो यही इसका स्ट्रक्चर था। आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक विशेष चीज़ दिखा होगा एल्केन में कि जितने भी एल्केन के सदस्य हैं सभी में कौन सा बॉन्ड लगा है? सिंगल बॉन्ड लगा है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो यही पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन हो और उनके बीच जो बॉन्ड बना हो, कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो निश्चित ही किस ग्रुप का सदस्य होगा? एल्केन ग्रुप का सदस्य होगा। एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य मेथेन है। ठीक है, यही आपका देखिए संरचना बहुत आसान है। मैं 3 बना दिया हूँ, बाकी जो बच रहे हैं आप बनाइएगा। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ किसकी तरफ? एल्कीन की तरफ। अब मेरा टॉपिक कौन सा है? एल्कीन है। अब मैं आपको एल्कीन पढ़ाऊँगा। सबसे पहले इसका आप सूत्र जान लीजिए। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? बहुत आसान है, CnH2n -1 CnH2n माइनस, नहीं सॉरी, चलिए अब एल्कीन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़े लें? एल्कीन। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र जान लेते हैं पहले। सूत्र होता है इसका CnH2n। यही इसका जनरल सूत्र है एल्कीन का। और एल्कीन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जब भी बनेगा एल्कीन, कोई भी अगर एल्कीन है, एल्कीन ग्रुप का सदस्य है, तो कार्बन कार्बन के बीच जरूर डबल बॉन्ड होना चाहिए।
अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब वो एल्कीन ग्रुप का सदस्य नहीं है। यही सबसे बड़ी पहचान है। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा है तो किस ग्रुप का सदस्य होगा? एल्कीन ग्रुप का। ठीक है, ये देखिए इसका सूत्र होता है CnH2n, जहां पर n का मान क्या है? 1 रख दीजिए आप, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, जो इच्छा करे आपका रख दीजिए। ठीक है, अब चलिए इस ग्रुप के कितने सदस्य हैं उनको हम जान लेते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। पहला है, मैं रख रहा हूँ n बराबर 1, n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखेंगे आप तो क्या आएगा आपका? C1H2 गुणे 1 क्या आएगा? CH2। यहाँ पे आया क्या? CH2। लेकिन थोड़ा गौर करिए, अभी मैं आपसे बताया था कि एल्कीन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो अगर डबल बॉन्ड है किसके बीच है? कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। मतलब ये है एल्कीन ग्रुप का जो शुरुआत ही कितने कार्बन से होता है? 2 ग्रुप का, 2 कार्बन से। ठीक है, एल्कीन ग्रुप का जो पहला सदस्य होगा वो कितने कार्बन वाला होगा? 2 कार्बन वाला। मतलब ये जो CH2 इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन। क्या एल्कीन ग्रुप का सदस्य होगा? नहीं। भले फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, सूत्र को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन एक क्या होगा? एल्कीन ग्रुप का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे ही नहीं, क्योंकि डबल कार्बन है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका एल्कीन नहीं है CH2। आप इसको मेथीन मत कहिएगा, मेथीन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, रखिए n बराबर 2, क्या होगा? C2H2 × 2 क्या आ जाएगा आपका? C2H4। यहाँ पे देखिए कार्बन है 2, इसका मतलब ये एल्कीन ग्रुप का सदस्य होगा। इसका नाम क्या होगा? अभी बता रहा हूँ, पहले एक और बना लो। तीसरा देख लीजिए आप, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर क्या होगा आपका? C3H2 गुणे n के स्थान पे आप क्या रख दीजिए? 3, तो हो जाएगा C3H2 3 6, C3H6। इसका नाम क्या होगा पहले आप बता दीजिए। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ये क्या होगा? 8। और थोड़ा आपको बता दूं, एल्कीन है, एल्कीन का मतलब होता है एल्क प्लस इन बराबर एल्कीन। तो ऐसे 8 प्लस इन बराबर क्या हो जाएगा? एथीन। तो हम इसको क्या कहेंगे? एथीन। एक क्या है? C2H4 क्या है? एथीन है आपका। इसी प्रकार इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोप। क्यों? क्योंकि कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और 21 ग्रुप का सदस्य एल्कीन का है, इसलिए लास्ट में क्या जोड़ेंगे? इन। क्या हो जाएगा ये आपका? प्रोपीन। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, पेंटीन, ऐसे ही करके आप आगे जो बच रहे हैं लगाइएगा। ठीक है, आगे आप लगाइएगा इन सभी को। मैं अब आगे चल रहा हूँ, क्या बताऊंगा? इनके स्ट्रक्चर बताऊंगा। और ये जो नाम मैं आपको बताता चल रहा हूँ ये सभी IUPAC नेम है। कौन से नेम है? IUPAC नेम। आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। ठीक है, ज़्यादा इस पर मैं नहीं जाऊँगा अभी, अगर समय मिलेगा तो इस पर भी मैं एक लेक्चर डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं 1 2 3 बता दिया हूँ, बाकी जो बच रहे हैं आप उनको सॉल्व करिएगा। अब चलिए मैं इसका क्या बताऊँ आपको? स्ट्रक्चर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? एल्कीन। एल्कीन की संरचना। अब हम एल्कीन की क्या पढ़ेंगे? संरचना पढ़ेंगे। तो संरचना बताने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसकी सहायता से मैं आपको इसकी संरचना बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला है C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ETC। अब इन्हीं में से मैं किसी एक का ऐसे बना के संरचना दिखाऊंगा आपको। चलिए आइए देखते हैं। मैं ले रहा हूँ पहले C2H4। बहुत सिंपल है संरचना बनाना। इसके पहले आपने एल्केन का संरचना बनाया था मेरे साथ में। चलिए अब इसका भी बना लेते हैं। अगर आपको पता हो तो मैं बताया था कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो किसी भी 2 कार्बन के बीच आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए,
ठीक है, अगर आप जल्दी संरचना बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हर कार्बन के 4 लाइनें होती हैं, तो 2 लाइनें हो गई हैं, एक 3 एक 4, 3 एक 4। अब जहाँ पे आपने लाइनें खींची वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए पर लाइन के पास। ये देखिए इसका संरचना हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम CH2, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या आपका है, C3H6, C3H6 क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच ऐसे लगा देंगे और किन्हीं 2 कार्बनों के बीच क्या, डबल बॉन्ड, और फिर क्या गिनेंगे, बॉन्ड इसका एक बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड चाहिए, हो गया 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 हो गया है। और जहाँ जहाँ पे आप बॉन्ड लगाए हैं वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 3 4 5 6, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं ले लूँ तीसरा C4H8, C4H8, कार्बन 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 कार्बन, अब किन्हीं 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एक लगा है, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए जहाँ पे आपने सिंगल बॉन्ड लगाया है, बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3। देखिए यही इसकी संरचना बन गई। आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, आप इसको यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे तो दूसरा कुछ बन जाएगा लेकिन संरचना वही रहेगा। ठीक है, अगर आपको स्पेशल नाम देके बोला जाएगा तब आप डबल बॉन्ड फिक्स कर देंगे। ठीक है, जब IUPAC नेम पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको बताया जाएगा। ऐसे ही संरचना बनाया जाता है, बहुत ही आसान है। और बाकी जो बच रहे हैं आप उसको लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ एल्कीन की तरफ, चलिए सॉरी एल्काइन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो चलिए आगे जो बच रहे आप लोग लगा लीजिएगा। अब आपका कौन सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एल्काइन। एल्काइन का जो जनरल सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n-2, या इसकी विशेषता बताऊं, ठीक है, परिभाषा क्या होगा, वह कार्बनिक होगी, या ऐसे बोल दूँ वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वो कार्बनिक यौगिक कैसा होता है, खुली श्रृंखला वाला होता है, उसको आप क्या बोलेंगे, एल्काइन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम आपको कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। इसका मतलब एल्काइन का पहला सदस्य कितने कार्बन वाला होगा, 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन वाला हो गया इसका पहला सदस्य। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है देख लीजिए, n की वैल्यू 1 2 3 चाहे जो आप रख दीजिए। तो चलिए अब रख के देखते हैं। पहला मैं लिख ले रहा हूँ, n बराबर 1 रखने पर रखिए 1, क्या मिलेगा, C1H2 × 1 - 2, क्या आ जाएगा आपका C1H, 2 × 1 करेंगे तो 2, 2 में से 2 गए 0, C1 सिर्फ आएगा, H0 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या डबल कार्बन है, एल्काइन का होगा ही नहीं सदस्य। मैं बोला था ना एल्काइन का जो सदस्य होगा 2 कार्बन वाला होगा, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, दूसरा n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 जब आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, C2H2 × 2 - 2, क्या आ जाएगा, C2, और H 2 × 2 मतलब 4, 4 में से 2 गए 2 मतलब H2। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देख लीजिए, n बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर क्या आएगा आपका, C3H 2 × 3 - 2 मतलब C3H 2 3 6 में से 2 गया 4। ऐसे ही चौथा देख लीजिए, n बराबर 4 रखने पर 4 रख दीजिए, C4H2 × 4 - 2 मतलब C4H 4 दूना 8, 8 में से 2 गए 6, C4H6। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही आप आगे जो बाकी बच रहे निकालिएगा। अब मैं इनका नाम बता देता हूँ, नाम कैसे आप रखेंगे इनका, बहुत सिंपल है।
एल्काइन अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, एल्क प्लस आइन, एल्क प्लस आइन। इसका मतलब लास्ट में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, आइन। ठीक है, कार्बन की संख्या का जो नाम होता है वो प्लस आइन बराबर जो आएगा वही उसका नाम हो जाएगा। इसका मतलब है अगर इसका नाम रखेंगे कितने कार्बन, 2, इसका मतलब एथ किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का सदस्य। इसका मतलब लास्ट में क्या जुड़ेगा, आइन। एथ प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा आपका, एथाइन, एथाइन। ठीक है, अगर आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो संधि करना जानते भी होंगे। ठीक है, तो एथाइन, था बड़ा मतलब था हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका प्रोप प्लस आइन, प्रो प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रोपाइन। ठीक है, इसी प्रकार इसका जब हम करेंगे ब्यूट प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ये देखिए इसका IUPAC नेम है। ऐसे ही नामकरण किया जाता है और ऐसे ही हम एल्काइन ग्रुप के सदस्य भी निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एल्काइन ग्रुप का पहला सदस्य कौन है, एथाइन है, जिसका सूत्र क्या है, C2H2 है। ठीक है, ध्यान, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी विशेषता ये है कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। और दूसरी बात एक खुली श्रृंखला वाला होना चाहिए। मतलब ये है कि कार्बन कार्बन कभी जुड़ के ऐसा ना बनाए कोई स्ट्रक्चर। जैसे अगर आप कभी देखिएगा CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूँ इसके, तो इस टाइप का ना हो, कहने का मतलब ऐसे ना बंधा हो। ठीक है, ऐसे अगर बंधा रहेगा तो गड़बड़ माना जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। अब आप लोग क्या सीखेंगे, संरचना, एल्काइन की संरचना कैसे बनती है आप उसको आप सीखेंगे। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ C2H4 C3 3 6 2 4 C5 सॉरी C4 H6 C5 H8। ठीक है, यही आपके देखिए 4 एग्जांपल ले लिया हूँ मैं 80 से। अब इन्हीं का मैं संरचना बनाऊंगा। पहले देख लीजिए किसका बना रहा हूँ, C2H4। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं बोला था अगर जल्दी से बनाना चाहे तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड होने चाहिए। तो आप क्या करिए, ये जो कार्बन कार्बन दिया है डायरेक्टली आप 3 बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, सॉरी C2H2 रहेगा, C2H2 लगा दीजिए। और देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जहाँ पे बॉन्ड बना है वहाँ पे क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। देखिए बन गया, मतलब इसका क्या होता है, CS ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये किसका संरचना है, एथाइन का है। दूसरा देख लीजिए आप C4H6 का क्या करेंगे, 1 2 3 4। अब किसी के बीच में आप क्या बना दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी सबका देखिए 3 1 4 1 3 1 4। देखिए इसका 4 बॉन्ड हो गया है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बाकी जगह जो बच्चा है वहाँ पे हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, 1 1 1 1 1। और काउंट करेंगे तो 6 हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन भी 4। तो इसकी संरचना क्या होगी, CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये देखिए इसकी संरचना हो गई। ठीक है, आप किसी भी तरह बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाइए, कहीं भी लगाइए। ठीक है, बस यही, जैसे ही बॉन्ड इधर उधर होगा आप इसका जो नाम है चेंज हो जाएगा, रहेगा एल्काइन ही। ठीक है, रहेगा क्या है, प्रोपाइन ही रहेगा, बस सिर्फ प्रोपाइन 1 प्रोपाइन 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप तीसरा भी देख लीजिए, C3H4 क्या होगा इसका, C बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड लगा दे रहा हूँ। बाकी सभी का पूरा कर दीजिए, सभी कार्बन के 4 रेखाएं होनी चाहिए, 3 1 4, 3 इसका है तो एक और लगा दे रहा हूँ 4। और बाकी जहाँ खाली है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, जहाँ पे आपने लाइन खींचा है। देखिए बन गया। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3, फिर बॉन्ड बीच में, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए यही स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाकी जो बच रहे हैं
आप लगाइएगा और स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करिएगा और थोड़ा बहुत आप इसका नाम भी लिखिएगा, ठीक है। मैं नाम लिखना बताया हूँ, नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उतना आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब मैं अगले टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप फंक्शनल ग्रुप जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। ये उसकी परिभाषा थी। अब मैं इसको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। जैसे कोई यौगिक है, ठीक है, ठीक है, कोई यौगिक है और रिएक्शन किससे करेगा, कैसे नहीं करेगा, ठीक है, वह अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, इसका निर्धारण, ठीक है, इसका निर्धारण जो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। या कोई परमाणु भी हो सकता है, परमाणु समूह भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं दे रहा हूँ CH3 CH2 OH, ठीक है, पहला था एग्जाम्पल। दूसरा है CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, C आपका CH3 CH2 बॉन्ड COOH। अगर आप ध्यान से इसमें देखिए तो यहाँ पे OH और ये डबल बॉन्ड और ये COOH, ये सभी क्या है, क्रियात्मक समूह है। क्योंकि OH के वजह से ये कार्बनिक यौगिक कैसा है, एल्कोहलिक है। इसके वजह ये डबल बॉन्ड अगर नहीं होता तो हम इसको एल्कीन नहीं कह सकते थे। ये डबल बॉन्ड के कारण ही क्या है, एल्कीन है। और यहाँ पे बॉन्ड COOH जो लगा है, इसी के वजह से कार्बनिक यौगिक क्या है, अम्लीय है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका नाम, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। जब रिएक्शन होता है तो यही उत्तरदायी होता है रिएक्शन के लिए, यही बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, रिएक्शन भी कर लेता है कभी कभी और कभी कभी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये रासायनिक क्रिया को निर्धारण भी करता है, साथ ही साथ उसके गुणधर्म को भी बताता है यौगिक के, ठीक है। तो यही सब है, OH डबल बॉन्ड, बॉन्ड COOH, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये सभी क्या है, क्रियात्मक समूह है। बॉन्ड Cl जैसे इस टाइप का दिया हो, D देख लीजिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, या ऐसे देख लीजिए E CH3। तो यहाँ पे जो Cl लगा है आपका क्या हो, क्रियात्मक समूह है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा एक बच रहा है, एक दो टॉपिक, उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अगला टॉपिक है समवेता, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु परमाणुओं की व्यवस्था, परंतु उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिससे उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को क्या कहते हैं, समवेता, ठीक है। अणुसूत्र सेम होगा लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनके जो समूह होंगे क्या होंगे, इधर उधर होंगे, किसी में पहले लगा होगा, किसी में बाद में लगा होगा। लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो सबकी परमाणु की संख्या क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। और जब इधर उधर लगा रहेगा, कौन क्या इधर उधर लगा रहेगा, क्रियात्मक समूह, ठीक है। जब क्रियात्मक समूह इधर उधर लगा रहेगा तो उस जो यौगिक की क्या होगी, प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी, ठीक है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, समवेता, और ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, समावयवी, समावयी, जो भी कहिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आइसोमर कहने में सिंपल रहेगा, समावयी को आप लोग क्या कह सकते हैं, आइसोमर, सिंपल रहेगा आइसोमर कहना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूं C5H12 C5H12 और दूसरा ले रहा हूं, पहले इसको दिखा दे रहा हूं कैसे समावयी है, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, समवेता कैसे होगा भी दिखा दे रहा हूं आपको बना के।
सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ठीक है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये देखिए C5H12 की संरचना कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 2 3 2 5 2 7 2 9 3 12। ये देखिए इसका संरचना है। अभी इस संरचना को मैं किसी और तरह से भी बना सकता हूँ। कैसे, देख लीजिए। CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। यहाँ भी आप देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 2 5 3 8 1 9 3 12 12 हाइड्रोजन है। लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए जो CH3 है 20 से यहाँ लग गया है। देखने में देखिए संरचना अलग अलग है दोनों की। अभी तीसरा एक और भी बन सकता है, CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ऊपर भी CH3 लगा दे रहा हूँ और नीचे भी CH3 लगा, CH 1 2 3, हाँ बॉन्ड CH3। काउंट करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन है। लेकिन आप देखेंगे तीनों बार संरचना क्या हुई है, अलग अलग हुई है। इसी गुण को हम कहते हैं समावयवता, और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर। यही था आपका समावयवता, ठीक है। अब इस जब अलग अलग स्ट्रक्चर बना है तो नाम भी अलग अलग होगा। इनका नाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। आप इसका नाम आसानी से दे सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर दिया जाए तो इसके कई, अगर C5H12 दे दूं आपको, C5H12, तो कई अणुसूत्र उसके हो सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, A भी हो सकता है, A भी हो सकता है और A भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम जब आपको रिएक्शन करने के लिए दिया जाएगा तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, C4H C5H10, ठीक है। इसका आप देख लीजिए C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे लगा दूंगा CH3 CH2 CH2। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 2 5 2 7 1 8 2 10 हाइड्रोजन है। ये भी देखिए इसका संरचना, और देखिए कैसे बन सकता है। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 1 4 1 5 2 7 3 10, मतलब कई सारे संरचना बन सकते हैं। तो इसी गुण को हम कहते हैं समावयवता। और ये जो बन रहे हैं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयी या आइसोमर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाना इसीलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब आपको रिएक्शन करने के लिए देगा तो ऐसा नहीं देगा, आपको ऐसे बना के देगा, क्योंकि हो सकता है ये हो सकता है ये हो, ठीक है। ये बात आपको मेरी कम समझ में आएगी, जब मैं रिएक्शन बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समावयवता खत्म हो जाता है। समावयवता अभी यही नहीं था, समावयवता 2 प्रकार का होता है, आप उसको पढ़ेंगे, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। संरचना समावयवता और त्रिविम समावयवता, जिसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल 3D समावयवता, ठीक है। आप उसको पढ़ेंगे आगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एल्किल। क्या नाम है, एल्किल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको बहुत बार मिलेगा जब तक आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें बार बार जिक्र होता रहेगा एल्किल का नाम, तो आप ध्यान से देखिएगा। एरोमेटिक में एलिफैटिक में आपको बार बार मिलेगा एल्किल, ठीक है। तो देखिए एल्किल क्या है, बता दे रहा हूँ। एल्किल का सूत्र क्या होता है, CnH2n+1, और इसको शॉर्टकट में हम इसको R से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पे भी अगर कैपिटल R लिखा है तो आप क्या समझ जाएंगे, वो एल्किल है। और दूसरी बात, एल्किल प्राप्त कैसे किया जाता है, एल्किल बनाया कैसे जाता है। एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एल्किल। मतलब अगर आपको मीथेन पता है
तो एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो जो बनेगा आपका क्या कहलाएगा? मेथिल। ठीक है, कैसे? एल्किल को अगर आप देखेंगे तो अगर आप संधि विच्छेद करिए क्या मिलेगा आपका? एल्क प्लस इल। ठीक है, एल्क प्लस इल। ठीक है, जैसे आपको मेथेन दे दिया जाए CH4, इसका नाम मेथेन है, मैं पढ़ाया था अभी। अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बनेगा? CH3। क्या बनेगा? CH3। ये मेथेन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। मेथेन, मेथिल। एल्केन, एल्किल। ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है और ये एल्किल ग्रुप का सदस्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्किल ग्रुप। ठीक है, जितने भी सदस्य होते हैं लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं? इल। मेथिल एक कार्बन वाला था। ठीक है, सूत्र यही होता है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाइए, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर तुरंत आपको मेथिल मिलेगा। रख दीजिए n बराबर 1, C1H2 गुणे 1 प्लस 1 क्या मिलेगा आपका? C1H 2 गुणे 1 करेंगे 2 और 2 1 3 मतलब CH3 आपको मिला। दूसरा देख लीजिए, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर क्या आएगा आपका? C2H 2 × 2 + 1 क्या आएगा आपका? C2H 2 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 1 मिलके क्या हो जाएगा? 5 C2H5। ठीक है, ऐसे ही 3 देख लीजिए, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर क्या आएगा आपका? C3H 2 गुणे 3 + 1 मतलब C3H 2 3 6 1 7 2 3 6 1 7। तो यही देखिए ऐसे निकालते जाएंगे, या आप सिंपली कह दीजिए अगर आपको एल्केन का सदस्य पता है, प्रोपेन का सूत्र पता है, तो आप एक हाइड्रोजन निकाल के आप प्रोपिल बना सकते हैं। ब्यूटेन का सूत्र पता है तो एक हाइड्रोजन हटा के आप ब्यूटिल बता सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन है और एल्किल ग्रुप का, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल। मेथ प्लस इल, मेथ प्लस इल बराबर हो जाएगा आपका मेथिल, हो जाएगा मेथिल। इसका नाम हो जाएगा एथिल और इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल। आगे जो बच रहे हैं आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, बनाइएगा, उनके नाम लिखिएगा, लेकिन ये सभी जो बातें मैं लिखा हूं मत भूलिएगा। कहीं भी अगर R लिखा गया है, क्या लिखा रहेगा? R, ऐसे ROH, तो OH एल्कोहल ग्रुप का है और R किस ग्रुप को बता रहा है? एल्किल ग्रुप को बता रहा है। कभी भी R कहीं लिखा रहेगा तो आप उसको समझेंगे कि एल्किल समूह है। कौन सा समूह है? एल्किल समूह है। आप उसके स्थान पे CH3 लिखिए, C2H5 लिखिए, C3H7 लिखिए, या इसके आगे कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही बता रहा है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब मैं आपको इसकी संरचना बनाना बताऊंगा। बहुत सिंपल है, सेम वैसे ही जैसे इसके पहले हम लोग बना रहे थे। ठीक है, चलिए बनाते हैं फिर। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, एल्किल ग्रुप की संरचना। ठीक है, मैं एल्किल ग्रुप का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। वहाँ से मैं कुछ सूत्र बना लिया हूँ, एल्किल ग्रुप के कुछ सदस्यों को ले लिया हूँ, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल को। ठीक है, अब मैं इनका क्या बनाऊँगा? संरचना बनाऊँगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। मैं ले लेता हूँ CH3 को। सबसे पहले क्या बनाएंगे? कार्बन लेंगे आप। फिर आप जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बना दीजिए। और कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो आप जितने बॉन्ड है उन्हीं पर लगा दीजिए 3 हाइड्रोजनों को। आपका एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रह जाएगा CH3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड एक खाली है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं जाके भी जुड़ेगा, ये कहीं पे जुड़ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम समूह कहते हैं, एल्किल समूह। ठीक है, कहीं पे जाके जुड़ेगा। दूसरा है C2H5, देख लीजिए, C बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर और इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ध्यान से काउंट करिएगा, 5 ही हाइड्रोजन होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ऐसे करके। तीसरा देख लीजिए C3H7, C बॉन्ड C और प्रत्येक वैसे खींच दीजिए बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
और एक आपका छूट जाएगा क्योंकि साथ ही हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है। इस प्रकार आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये मेथिल का है, ये एथिल का है और ये प्रोपिल का है। अगर आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आना चाहें तो आप देखिएगा यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा होगा। CH3, फिर इसके लिए क्या CH3 CH2, फिर इसके लिए क्या CH3 CH2 CH2, फिर चौथे के लिए क्या आप अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, कितने कार्बन है आप देखिएगा 1 2 3 4, C4H किसका है 9 का है। ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं बिना बीच वाला बनाए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वैसे आप बनाएंगे जब रिएक्शन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक बात आपको नहीं भूलना है कि एल्किल ग्रुप को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से, क्योंकि इसका जिक्र बार बार किया जाएगा आपके साथ, तो आपको अजीब ना लगे इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एल्किल ग्रुप को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से। कहीं पे भी अगर कैपिटल R है तो आप उसके स्थान पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। चाहे CH3 लिखिए, कुछ में क्या लिख सकते हैं, CH3 लिखिए या C2H5 लिखिए या C3H7 लिखिए या C4H9 लिखिए या C5H11 लिखिए। क्यों? क्योंकि ये सब एल्किल ग्रुप के सदस्य हैं। R का मतलब ही है कि क्या, एल्किल ग्रुप का सदस्य। ठीक है, अब चलिए अगले टॉपिक पर। टॉपिक है मेरा सममित तथा असममित एल्कीन। ये भी किससे रिलेटेड है, एल्कीन से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, एल्कीन। और मैं आपको बता चुका था एल्कीन क्या होता है। एल्कीन वही होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो और वह खुली श्रृंखला का खुली श्रृंखला हो, मतलब ऐसे चैन में हो। ठीक है, कहीं बंद ना हो। ठीक है, अभी बताऊंगा बंद क्या होता है, खुला क्या होता है आगे जब पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, तो देखिए C डबल बॉन्ड C, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये है आपका। अभी इसके बाद भी मैं कुछ छोड़ूंगा। अब इसमें 2 चीज़ है, एक सम्मित है एक असम्मित है। सम्मित एल्कीन क्या होता है और असम्मित एल्कीन क्या होता है। ठीक है, बता रहा हूँ। ये आपका कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो परिभाषा क्या होता है सम्मित एल्कीन का, ध्यान से सुनिएगा। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या, दोनों तरफ कार्बन की संख्या या बोलूं क्रियात्मक समूह, या अभी आगे उसको क्रियात्मक समूह को मैं बोलूंगा एल्किल समूह। ठीक है, दोनों तरफ सिंपली सुनिए, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान हो तो इस प्रकार का एल्कीन कौन सा एल्कीन कहलाएगा, सममित एल्कीन। ठीक है, अगर आप इस तरफ आप जोड़ देते हैं C2H5, ठीक है, तो इधर भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, C2H5, तभी आपका कौन सा एल्कीन कहलाएगा, सममित एल्कीन। या CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, आप इधर CH3 जोड़ रहे हैं तो इधर भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, CH3, तभी ये आपका क्या कहलाएगा, सममित एल्कीन। अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा ना हुआ, दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो आपका वह एल्कीन क्या कहलाएगा, असम्मित एल्कीन। कैसे देख लीजिए, यही रहेगा CH डबल बॉन्ड CH, इधर जोड़ दे रहा हूँ मैं CH3 और इधर लगा दे रहा हूँ C2H5। बिल्कुल आसान है, आप कुछ भी लगा दीजिए, बस यही ध्यान देना कि दोनों तरफ अगर बराबर है तो सम्मित, अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असम्मित, असम्मित एल्कीन। ये बातें ऐसी हैं जो आपको भी बीच में आएंगी, जो आपको बहुत बुरा लगेगा कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा था इसको पहले ही आपको बता दूं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सम्मित असम्मित एल्कीन आपको समझ में आया होगा, और साथ ही जो इसके पहले भी कंसेप्ट बताया उसको समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहा होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। और एक सजेशन और रहेगा मेरा कि आप लोग पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और साथ में जो भी चीज़ में बताया हूँ उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब और मैं जल्द ही क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है शुरू करने वाला हूँ, तो आप इसको पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।